नमस्कार दोस्तों, आइए ये बायोलॉजी का सेकेंड वीडियो है। इसमें आप स्टार्ट करते हैं कोशिका। देखिए सेल, सबसे पहले तो जैसे डाल्टन ने कहा था कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कण परमाणु से बना हुआ है, ऐसे ही दो नाम आता है मेरे दोस्त। देखिए इधर मैं वो दोनों नाम लिख देता हूँ, एक फ्लाइडेन और एक स्वान। देखिए ये दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि हम लोग का कोई भी शरीर, मतलब जितना भी जीवित कोई भी जीवित प्राणी है, चाहे वो पेड़ पौधा है, हम लोग हैं, तो उन्होंने कहा कोई भी शरीर, कोई भी जीवित प्राणी का जो शरीर होगा वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा, कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा। ये सिद्धांत फ्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? फ्लाइडेन एंड स्वान ने। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को फाइटोलॉजी कहते हैं मेरे दोस्त। इसके स्टडी को फाइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये तो याद रखेंगे। इसके खोज करता है, इसको ऐसे याद रखते हैं दोस्त। देखिए हुक हॉक, ठीक है, पर इन्होंने मृत खोजा था। ये जो खोजे थे वो मृत कोशिका थे, और जो हॉक ने खोजा, ल्यूबेन हॉक ने खोजा, ये जीवित थी। ठीक है, ये जीवित कोशिका थी मेरे दोस्त। ये ल्यूबेन हॉक ने कोशिका की भी खोज की और ये बैक्टीरिया की भी खोज किए हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया का खोज की, इसलिए बैक्टीरियोलॉजी की पिता कहते हैं इन्हें। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, ये सब फैक्ट है दोस्त, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में होता है। पूरा अंडा नहीं होता मेरे दोस्त, उसमें कई सारे कोशिका होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडा का ही कोशिका सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है, जो मानव में पाया जाता है, मतलब मस्तिष्क में पाया जाता है मानव का, पढ़ेंगे आगे। सबसे बड़ी कोशिका, अगर मानव में सबसे बड़ी बात करेंगे ओवरऑल साइज के हिसाब से, तो वो ओवम होता है, अंडा। फीमेल का ये जननांग है। ठीक है, और ये जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है मानव में, ये स्पर्म होता है, ये मेल में पाया जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे ये दोनों को तो अलग से पढ़ना है रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ठीक है, बाकी इसको भी अलग से पढ़ना है नर्वस सिस्टम में। और ये दोनों याद रखेंगे, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा में होता है। ठीक है, अब कोशिका के अंदर का अंग को पढ़ते हैं। जैसे हमारा शरीर है, अंदर में बहुत सारा कोशिका, ऐसे ही कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग हैं मेरे दोस्त। जैसे हमने कहा था कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, तो उसमें कहा कि परमाणु से मिलकर सभी जो भी पदार्थ हैं परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। बाद में ये पता चला कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वैसे ही कोशिका के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल पाए जाते हैं। तो इसकी खोज भी अलग अलग साइंटिस्ट ने की होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के किए थे। ठीक है, तो जैसे कोशिका के अंदर घुसते हैं, सबसे पहली बार कोशिका में एंट्री लेते हैं, तो एंट्री करते ही हमको जीव द्रव मिलता है, मतलब पानी, लिक्विड मिलता है। अच्छा, ये लिक्विड की खोज पुरकेंजे ने किया था। नाम है दोस्त ये पुरकेंजे, याद रखेंगे। ठीक है, जीव द्रव में 80% पानी ही होता है। ठीक है, लिक्विड है, ऑब्वियस सी बात है पानी होगा। जैसे हमारा रक्त में पानी का ही मैक्सिमम हिस्सा होता है, ऐसे जीव द्रव में भी मैक्सिमम हिस्सा पानी का ही होता है, वो लगभग 80% होता है। ठीक है, इसे जीवन का आधार कहा जाता है। ऐसा क्यों मेरे दोस्त? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो जीव द्रव है ना, ये लिक्विड होता है, और इसी में अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब घूम रहे हैं ना न्यूक्लियस के चारों ओर, तो जो भी पार्टिकल कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो सभी जीव द्रव में तैरते रहते हैं। वो जीव द्रव में ही परिवहन करते हैं, जीव द्रव में ही रहते हैं। अगर ये सूख जाएगा, जीव द्रव खत्म हो जाएगा, तो सोचिए सारा एक दूसरे में टकरा के नष्ट हो जाएगा, मतलब आपस में ही लड़के नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जीवन का जो आधार है वो जीव द्रव को कहा गया, मतलब इसके बिना कोशिका संभव नहीं है। ठीक है, ये जीव द्रव दो अलग अलग द्रव को मिलाकर बोलते हैं। एक तो देखिए, मान लेते हैं ये कोशिका है, ये कोशिका किसी भी शेप की हो सकती है, तो कोशिका के बीच में भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे परमाणु के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये आउटर साइड कोशिका, इसमें भी बहुत सारा पार्टिकल्स पाया जाता है अलग अलग। इसी में जीव द्रव भरा होता है। एक ये तो है, इसको कोशिका द्रव बोला गया, इसे कोशिका द्रव बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के बाहर हैं इसको कोशिका द्रव बोला जाता है। और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी द्रव पाए जाते होंगे, तो इस द्रव को न्यूक्लियस मतलब केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। देखिए, जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव को अंग्रेजी में फाइटोप्लाज्म, और केंद्रिका द्रव को, केंद्र को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो फाइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, खोज पुरकेंजे ने किया था, इसे जीवन का आधार कहते हैं।
बफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पूछता है, ठीक है। उसके बाद जब अंदर जा रहे थे तो सबसे पहला जो कोशिका का बाहरी लेयर होता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। फेल बॉल, देखिए घर के सबसे बाहर में क्या होता है, दीवार, तो इसे भित्ति मतलब क्या होता है, दीवार, ठीक है। ठेठ भाषा बोलिए तो भित्ति बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका की दीवार फेल बॉल बोलते हैं। अच्छा, दीवार मजबूत है मेरे दोस्त, देखिए एक दीवार होता है, एक पर्दा होता है, तो ये दीवार है मतलब मजबूत है। तो हमरा तो देखिए ये तो चमड़ा इधर उधर हिलता है ना, ऐसे हिलाइएगा तो ये हम लोग की कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है और केवल ये प्लांट में पाए जाएंगे, ठीक है। ये एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये ओनली प्लांट में पाया जाता है। ये सेलुलोज की बनी होती है, कागज़ वगैरह अपना सेलुलोज का ही बनता है। दोस्त याद रखेंगे ये सेलुलोज की बनती है, इसको पचा हम लोग नहीं पाते हैं। ये घास भूसा जितने भी हरियाली के पौधे हैं ना उसमें क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ सेलुलोज भी पाया जाता है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, जीवाणु और कवक, लोगों को ना ये बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं जीवाणु जो है वो इधर जूलॉजी में आता है या बोटनी में आता है। तो मेरे दोस्त जीवाणु जो है ना ये बोटनी का पार्ट है, ये एक पादप का हिस्सा है, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको थैलोफाइटा के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो जीवाणु एक तरह का पौधा है दोस्त, ठीक है ना, ये एक छोटा पौधा है। तो इसका जो पौधा जैसे ही हुआ तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो इसका कोशिका भित्ति सेलुलोज का नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें सेलुलोज होता ही नहीं है। तो इसका कोशिका भित्ति किसका पाया जाता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का। याद रखेंगे ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखता है, इंग्लिश में इसी को स्पेलिंग के साथ लिख देता है, ठीक है ना। ये पेप्टिडोग्लाइकेन इंग्लिश वर्ड है, इसी का यूज करता है। बायोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश वर्ड ही यूज होगी, ठीक है ना। उसकी हिंदी आप ढूंढते रहेंगे, पेपर में नहीं लिखेगा, ठीक है। कवक की आउटर साइड कायरीन की बनी होती है। देखिए एक कायरीन होती है, एक काइटिन होती है। ये काइटिन नहीं टिक करेंगे, ये काइटिन की तो हमारी बाल, नाखून, जानवरों के खूड़ ये सब बने होते हैं। तो ये काइटिन नहीं, ये कायरीन की बनी होती है, ठीक है ना। तो कवक की आउटर सेल कायरीन की बनी होती है, जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और अदर जो प्लांट होते हैं इन दोनों को छोड़ के उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। देखिए सभी की सेलुलोज की बनी होती है सिवाय इस दोनों के, जीवाणु और कवक के। जीवाणु की तो पेप्टिडोग्लाइकेन, कवक की तो कायरीन, ठीक है। आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए सेल वॉल के ठीक नीचे, जैसे घर का दरवाजा खोलते हैं तो पीछे क्या मिलता है, पर्दा, लचीला होता है, हल्का सा, थोड़ा थोड़ा दिखता है अंदर। तो वैसे ही जैसे ही सेल वॉल हटाएंगे, घर का दीवार को हटाते हैं तो ये कोशिका झिल्ली मिलती है। अच्छा, जिसके घर में दीवार है उसके घर में झिल्ली मिलेगी, जिसके घर में दीवार ही नहीं है तो वो तिरपाल डाल के रहता है ना, अपना तंबू बना के। तो ऐसे हम लोग की कोशिका में भित्ति थी ही नहीं, तो हमारी कोशिका का सबसे आउटर लेयर क्या होगा, कोशिका झिल्ली, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती है मेरे दोस्त, एक परत मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब अर्ध पारगम्य का मतलब होता है, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ों को ही अंदर जाने देता है, ठीक है। जो कोशिका के अंदर लगता है उसे कि इसकी ज़रूरत है तब वो जाने देगा, अदरवाइज वो जाने नहीं देगा, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। मानव कोशिका या जंतु कोशिका के सबसे बाहरी यही लेयर होती है जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट यानी पादप कोशिका में ये दूसरी नंबर पे आती है। सबसे ऊपर कोशिका भित्ति होती है, उसके बाद कोशिका झिल्ली आती है, ठीक है। उसके बाद जीव द्रव। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पे। इसका अध्ययन को फाइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके खोजकर्ता हुक मृत कोशिका का खोज किए थे, ल्यूवेनहॉक ये जीवित कोशिका खोज किए, जीवाणु का भी खोज किया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन मानव में पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका मानव में अगर पूछे तो ओभम स्त्रियों में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका मानव में पूछे तो स्पर्म पुरुष में पाया जाता है। उसके बाद कोशिका के अंग, जब अंदर जाएंगे कोशिका के अंदर झांक के देखते हैं कि क्या क्या पाया जाता है, तो जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, पुरकेंजे ने खोजा, जीवन का आधार कहा जाता है। फाइटोप्लाज्म और निकोलियोप्लाज्म को मिला के बनता है, मतलब कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को मिला के बनता है, ज़्यादातर पानी ही होता है, ठीक है। सेल वॉल कोशिका भित्ति, किसी भी कोशिका के सबसे बाहरी लेयर को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सेलुलोज का बना होता है, ये केवल पादपों में पाया जाता है। दो ऐसे पादप हैं, एक जीवाणु एक कवक, जिसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। जीवाणु की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन और कवक की बात करें तो कायरीन की बनी होती है। काइटिन का नाखून, खुर ये सब बना होता है। नाखून जानवरों के जो खुर होते हैं, बाल, ये सब काइटिन के बने होते हैं। सीधा सीधी बात करें तो काइटिन से वो सारे अंग बने होते हैं जिसको काटने पे आपको दर्द नहीं करता है, ठीक है ना। कट फुट जाए तो दर्द नहीं करता, मतलब एक तरह से ये मृत टाइप का फील आता है, ठीक है ना, वो काइटिन से बना होता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, जिसमें सेल वॉल नहीं थी उसकी सबसे ऊपरी लेयर सेल मेम्ब्रेन हो गई, जैसे जंतु कोशिकाएं, ठीक है। ये अर्धपारागम्य होती है, सेमी ट्रांसप्लांट होती है, कुछ कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है जो ज़रूरत के लायक हो, बाकी अदर को नहीं जाने देती है, ठीक है। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में अगर बात करें मेरे दोस्तों, इसको सूत्रकणिका बोला जाता है, लेकिन ये इसका कोई मीनिंग नहीं है मेरे दोस्त। सूत्रकणिका ये कहीं नहीं पूछता है, हिंदी में भी लिखेगा तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया लिखता है, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही याद रखेंगे। इसके खोज अल्टमैन ने किया है, ये तो फैक्ट है, ठीक है। जब ऑक्सीशोषण पढ़ेंगे तब ये बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, मतलब श्वसन तंत्र जब पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ऑक्सीशोषण मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, ठीक है ना। देखिए एक अनऑक्सीशोषण भी होता है, वो कोशिका द्रव में ही हो जाता है, ठीक है, उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। पर जो क्रेब साइकिल होता है, जो क्रेब चक्र चलता है, ये ऑक्सीशोषण जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अच्छा, मैक्सिमम ऊर्जा का निर्माण इसी में होता है, 36 एटीपी एनर्जी बनता है यहाँ पे मेरे दोस्त, जिस कारण इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एनर्जी बना उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। तो इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक्चुअली में ऐसे डब्बा की तरह होता है, और इसके अंदर बहुत सारा ऐसे दीवार पाए जाते हैं जहाँ पे जाकर के ऑक्सीजन रुके, ग्लूकोज बने, एटीपी बने, ठीक है ना। तो इस जो दीवार रहता है, ये सब जो दीवार है, इस आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, ऐसे क्रिस्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इसे कोशिका का पावर हाउस, क्रेब चक्र यहाँ चलता है, ऑक्सीशोषण अल्टमैन, खत्म। देखिए अगला अंग है अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए इसका भी हिंदी नाम बहुत कम देता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस यही याद रखेंगे, इसको ER भी लिखते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता क्या है दोस्त, जैसे ये जो पूरा कोशिका था, ये पूरा कोशिका था, तो इसमें ऐसे फैला हुआ रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। मतलब एक कंकाल की तरह होता है, हड्डी की तरह होता है। जैसे हमारा हड्डी पूरा शरीर को उठाए हुए, हमारा कंकाल अस्थि पूरा शरीर का वजन को थमता है, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा कोशिका में फैला हुआ रहता है। कोशिका को अंदर से मतलब एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, एक मजबूती प्रदान करता है, एक स्ट्रेंथ देता है, जिस कारण से इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं, ठीक है। आंतरिक कंकाल मतलब कोशिका का कंकाल कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कोशिका कंकाल भी कहते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाला पे फैट और कार्बोहाइड्रेट बनता है। देखिए फैट कहते हैं किसको, चर्बी को, तो आप छू कर देखिए चर्बी, जैसे घी वगैरह, तो ये बहुत चिकना होता है। तो स्मूथ वाला पे क्या बनेगा, चिकना पदार्थ, तो फैट मतलब बफा और कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। और उसका थोड़ा पार्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मतलब खुरदुरा होता है, इस पर राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और राइबोसोम ऐसे इंग्लिश में अगर लिखें तो, और राइबोसोम का मेनली, राइबोसोम भी 3 टाइप के होते हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस पर जो राइबोसोम पाया जाता है वो R राइबोसोम होता है, आगे पढ़ेंगे। R राइबोसोम का क्या काम होता है, उसका एक ही काम होता है, प्रोटीन का निर्माण कर देना। तो देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम था, इसका एक ही काम था, प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो प्रोटीन 2 टाइप का प्रोटीन होता है मेरे दोस्त, एक 70F और एक 80F। देखिए ये 5 नहीं है, ये F है, ठीक है ना। अच्छा ये 70F जो होता है ये बहुत बेसिक टाइप का प्रोटीन होता है, ये हल्का भी होता है और ये प्रोकैरियोटिक जीव में पाया जाता है, मतलब वैसा जीव जिसका भी पूरी तरह विकास नहीं हो पाया, जैसे जीवाणु वगैरह, अमीबा, तो उसमें ये 70F नामक प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है। 80F प्रोटीन यूकैरियोटिक, मतलब जिसका शरीर विकसित है, जैसे हम लोग, पेड़ पौधा, कोई अदर जंतु जैसे गाय भैंस बकरी घोड़ा, ये सब जो भी है, हाथी बैल, सबका शरीर यूकैरियोटिक का बना होता है। उसमें 80F प्रोटीन होता है जो भारी भी होता है, ठीक है। अच्छा एग्जाम में ना कभी कभी यही पूछ देता है कि इस F का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब यही बताता है कि वो भारी कितना है, ठीक है। सेडिमेंटेशन मतलब होता है बैठना, मतलब इसी टाइप का मतलब रिएक्शन होता है, तो इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, मतलब कितना भारी है इससे यही पता चलता है, ठीक है ना। ठीक है अगला है गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी उपकरण, इसको गोल्जी एपरेटस भी बोला जाता है, ठीक है। गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस जो भी हो,
इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया है, बस गोल्जी ही याद रखेंगे, गोल्जी का खोज गोल्जी ने किया है। कैमिलो भूल भी जाएंगे तो चलेगा, ऑप्शन में इतना ज़्यादा ओवर मैच नहीं करता है, ठीक है। इसका एक ही काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। ये जो भी पदार्थ है, जैसे अभी पढ़े थे कि जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, अर्ध पारागम्य होती है, वो कुछ पदार्थ को अंदर आने देती है। तो जो पदार्थ अंदर आया उसको अपने अपने जगह तक पहुंचाना है। मान लीजिए ऑक्सीजन को लेकर ही हीमोग्लोबिन गया, वो कोशिका तक छोड़ दिया, तो उसको लेकर अंदर कौन जाएगा? यही जाएगा, कैमिलो गोल्जी। कोई पदार्थ है जैसे न्यूट्रिएंट से ही हमारा शरीर को मिला, पोषक तत्व तो मिला, उसको अंदर लेकर जाना है तो कौन लेकर जाएगा? गोल्जी बॉडी। तो जो भी परिवहन का काम होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करना कोशिका के अंदर में, वो गोल्जी बॉडी करेगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोफोम। सेंट्रोफोम को हिंदी में तारक काय बोलते हैं, कोई मीनिंग नहीं है, सेंट्रोफोम याद रखेंगे, हिंदी में भी सेंट्रोफोम ही लिख देता है। इसका खोज बोबेरी ने किया था। याद कैसे रखेंगे मेरे दोस्त? देखिए, जब भारत बिखर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा था या बुरा था तो बुरा ही जैसा भी था। जब भारत पूरी तरह से बिखर रहा था तो बाबर नाम का एक यहाँ आया था, ठीक है, 1526 में। तो बाबर आया और सबको मार कूट के क्या किया? एकीकरण कर दिया, सेंट्रलाइजेशन कर दिया, ऐसे याद रखिएगा। तो सेंटर में ला दिया, तो ऐसे सेंट्रोफोम का खोज कौन किया है? बोबेरी, ठीक है। वो वाला बाबर नहीं है, ये दूसरा बोबेरी है, साइंटिस्ट है, ठीक है। कोशिका विभाजन में ये सेंट्रोफोम का काम कोशिका का विभाजन करना होता है, ठीक है। जहां जहां कोशिका का विभाजन होगा सेंट्रोफोम वहां आएगा। लेकिन ये पादप में नहीं पाया जाता है, मतलब प्लांट में नहीं पाया जाता। तो प्लांट में फिर कोशिका विभाजन कैसे होता है? उसमें सेल प्लेट पाया जाता है। देखिए, हम लोग का कोशिका है कि एक कोशिका टूट कर दूसरे कोशिका में बनता है, पादप में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कोशिका बन चुका है तो ये टूट कर नहीं ये मोटा होता है, ये कोशिका खुद विकसित होकर मोटा होता है। ये इस प्लेट के ऊपर अगला प्लेट ऐसे बनाते जाते हैं। जैसे घर में ईंटा बनाते लगाते हैं ना मेरे दोस्त, और दीवार खड़ा हो जाता है, मतलब ईंटा लगाते लगाते पूरा दीवार ऊंचा तक खड़ा हो जाता है। यही काम सेल प्लेट का है। तो पादप में कोशिका का विभाजन जो है वो सेल प्लेट के द्वारा होती है, ना कि सेंट्रोफोम के द्वारा, ठीक है। फेमस क्वेश्चन है कि पादप में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? ए में ही सेंट्रोफोम लिखा रहता है, नहीं मारना है, सेल प्लेट, ठीक है। अच्छा, ये मस्तिष्क में भी उपस्थित नहीं होता है, ब्रेन में सेंट्रोफोम उपस्थित नहीं होता। इसीलिए ब्रेन में चोट लगने से आदमी मर जाता है, क्योंकि ब्रेन में अगर कोई भी चीज़ डैमेज हो गई, अंदर एक भी न्यूरॉन्स डैमेज हुआ, कोई नसें टूट गई, एक बात तय रखिए कि वहाँ सेंट्रोफोम नहीं है तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा। हमारा शरीर कट जाता है तो चमड़ा क्यों बन जाता है? क्योंकि कोशिका विभाजन होकर उसको भरपाई कर देता है। अब बोलिएगा सर भी फूट जाता है तो सर सही हो जाता है। देखिए, सर का ये जो ऊपरी लेयर है, ये जो आप देख रहे हैं, जो इपिथेलियल सेल का बना हुआ है, यही सिर्फ ठीक होता है। इसके अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो फिर वो क्रीनियम जो बोलते हैं, जो कपाल बोलते हैं, वो तो रक्षा करता है। लेकिन अगर उसके अंदर, क्रीनियम के अंदर जो मेन ब्रेन है, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, जो भेजा बोलते हैं आप लोग, अगर उसमें कोई चीज़ डैमेज होता है तो फिर बचने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेंट्रोफोम है ही नहीं, विभाजन होगा ही नहीं। इसीलिए देखिए, पीछे यहाँ पे जो है, पीछे ये गर्दन के पास वाला हिस्सा में, यहाँ पे क्रीनियम होती ही नहीं है, मतलब कपाल वाली हड्डी ये नहीं रहती। ये पढ़ाएंगे कंकाल तंत्र में दोस्त। देखिए, ये क्रीनियम जब नहीं होती है तो यहाँ पे एक खाली जगह पाया जाता है, भोंका खोखला पाया जाता है, उसको फोरमिन मैग्नम बोलते हैं मेरे दोस्त, फोरमिन मैग्नम बोलते हैं इस खाली जगह को। अगर यहाँ किसी को मार दीजिएगा तो क्रीनियम है ही नहीं, कपाल है ही नहीं, तो सीधा चोट अंदर लगता है, ब्रेन पे जा करके, जिस चलते आदमी बेहोश हो जाता है। और अगर बहुत ज़बरदस्त चोट लगी अंदर, अगर अंदर कुछ डैमेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये कोशिका विभाजन नहीं होगा और अंततः आदमी मर जाएगा। तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोफोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है लाइसोसोम। देखिए, इसका खोज डी डूबे ने किया था। आप लोग डी डूबे नहीं, आप लोग ले डूबे याद रखिएगा, बोलते हैं ना ले डूबा, ले डूबे याद रखिएगा, मतलब बर्बाद कर देता है। ये इसका काम ही है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। ये आंतरिक पाचन करता है। आंतरिक पाचन का मतलब, अगर कोशिका के अंदर में कोई भी चीज़ खराब हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, तो ये जल अपघटक एंजाइम छोड़ेगा और उसको पचा लेगा, ठीक है, उसको फड़ा गला देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पचा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरी कोशिका खराब हो गई है तो ये फिर जल अपघटक एंजाइम छोड़ेगा नहीं, ये खुद अपने ही फट जाएगा, और अपने ही फटेगा तो पूरा एंजाइम कोशिका में मिल जाएगा और पूरा कोशिका को ही ये पचा लेगा। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, कि इसको जब मर्जी होता है फट जाता है और मतलब समेट ले जाता है कोशिका को। एटम बम भी बोलते हैं इसको। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए, आरबीसी में दो चीज़ नहीं पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जब भी आरबीसी होता है तो इसमें दो चीज़ अनुपस्थित होता है, सदा के लिए याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। एक तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है मेरे दोस्त, और एक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ये दोनों इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीफोफन मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होता है। फिर से सुनिएगा, एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जिसमें नहीं रहेगा उसमें नहीं होगा। ऑप्शन आरबीसी हमेशा और रहता है, यही सही होता है। ठीक है, तो आरबीसी के लिए अगर लाइसोसोम नहीं है तो आरबीसी का अगर कोशिका खराब हो गया तब वो कहाँ जाएगा? तो एक अस्प्लीन नाम का जगह, ये बायां साइड में होता है, इधर बायां साइड पे। तो अस्प्लीन में जाता है आरबीसी और उसको हिंदी में प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं और उसी में जाके मरता है। इसीलिए अस्प्लीन को या प्लीहा या तिल्ली जो भी बोलिए उसको आरबीसी का कब्र कहा जाता है, क्योंकि वहीं पे जाके मरता है, वहीं फटता है, जो भी होना था वहीं होता है। ठीक है, अच्छा अस्प्लीन का सिर्फ इतना ही काम नहीं कि वो आरबीसी को मार दे, ब्लड को भी जमा रखता है अस्प्लीन। ठीक है ना, शरीर को जब कभी जरूरत पड़ती है ब्लड की तो अस्प्लीन से ही सप्लाई होता है, इसीलिए उसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा तो इतना चीज ध्यान में रखेंगे, ब्लड बैंक अस्प्लीन को बोलते हैं, आरबीसी का कब्र अस्प्लीन को बोलते हैं, आरबीसी अस्प्लीन में जाकर मरता है, आरबीसी में लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ये सब काफी चर्चित क्वेश्चन है। ठीक है ना, आइए जो भी बोर्ड पर है इसको एक बार रिवीजन करते हैं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। इसमें ऑक्सीफोफन होता है, ज़्यादा एटीपी बनता है, 36 एटीपी बन जाता है, इसको पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, खत्म। इसको आंतरिक दीवार को क्रिफ्टी कहते हैं। ठीक है, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अफमूथ और एक रफ। अफमूथ वाला फैट या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, रफ वाला प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है ये दो टाइप के होता है, 70F और 80F। 70F हल्का होता है, 80F भारी होता है। F मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, ये हल्का या भारी को ही दिखाता है। अगला गोल्जी बॉडी, इसका खोज कैमिलो गोल्जी या गोल्जी ने ही किया था। ये पदार्थों का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन काम, ये कार बफ ट्रक जो भी बोलिए वही है। ठीक है, उसके बाद आता है सेंट्रोफोम, इसकी खोज बोबेरी ने की थी। कोशिका विभाजन में मददगार होता है। ये मस्तिष्क और प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। मस्तिष्क में कोशिका विभाजन के लिए और कुछ भी नहीं पाया जाता है, कोशिका विभाजन मस्तिष्क में होता ही नहीं है। प्लांट में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। अगला लाइसोसोम, इसको डी डूबे मतलब ले डूबे ने खोजा था। ठीक है, आंतरिक पाचन का कार्य करता है, जलपघटक एंजाइम पाया जाता है। जब कोशिका मर जाता है तो ये खुद ही फट जाता है, इसको आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं पाया जाता, इसलिए उसमें ना तो ऑक्सीफोफन होगी और ना ही वो खुद फटकर मरेगा। तो आरबीसी जाकर के अस्प्लीन में मरता है, इसीलिए अस्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ठीक है, और अस्प्लीन से ही पूरा शरीर में ब्लड सप्लाई होता है, इसीलिए अस्प्लीन को पूरा ब्लड सप्लाई। ऐसा मत सोचिएगा कि हार्ट से होता है, अस्प्लीन सर बोल रहे हैं। देखिए जहाँ ब्लड की कमी होती है, जैसे खाते हैं तो नींद आता है, तो सारा भोजन को पचाने के में आंत ऊत में ब्लड चला जाता है, आंत की दीवारों में ज़्यादातर ब्लड चला जाता है, मस्तिष्क को ब्लड की कमी होती है, इसलिए नींद आती है। वैसे वक्त में अस्प्लीन थोड़ा थोड़ा ब्लड चाहता है कि मस्तिष्क को भेजें, थोड़ा थोड़ा सप्लाई करता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है दोस्त, वीडियो आगे लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसके आगे अगला वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।